के मुख्यमंत्री सीएम भूपेंद्र पटेल ने रोड के लिए क्या लिया अहम फैसला। शहरी सड़क मरम्मत के लिए विधायक को कैसे मिलेगी सहाय, क्या सही में सड़क मरम्मत की होगी तत्काल कार्यवाही। गुजरात में शहरी लोगों को उबड़-खाबड़ सड़कों से राहत मिलेगी। इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक अहम फैसला लिया है। शहरी सड़कों की मरम्मत के लिए विधायकों को अलग से 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि राज्य के सड़क एवं भवन विभाग से विधायकों को आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अहम फैसले की घोषणा की है, जिससे शहरी इलाकों में सड़क की मरम्मत तेजी से होगी। वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री ने विधायकों को अलग से अनुदान आवंटित करने का निर्णय लिया है। शहरी विधायकों को शहरी निर्वाचन क्षेत्र में सड़क मरम्मत, सड़क विकास कार्य के लिए वर्ष 2023-24 में प्रति विधायक 2 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया जाएगा। ऐसे में शहरी क्षेत्र में उबड़-खाबड़ सड़कों से परेशान लोगों को अब सड़कों की मरम्मत से राहत मिलेगी। सड़कों की क्षेत्र मरम्मत और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की सीधी निगरानी में कराने के लिए यह अनुदान विधायकों को आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री के समक्ष रखे गए प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र पटेल ने ये जन सुविधाजनक निर्णय लिया है। यह निर्णय शहरी क्षेत्र में सड़कों के नेटवर्क को और अधिक व्यवस्थित और मजबूत बनाएगा। राज्य के शहरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक इस अनुदान से अपने क्षेत्र में सड़क मरम्मत और सड़क विकास कार्य करा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने देशवासियों से घर पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। युवाओं के लिए क्या कहा शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए युवाओं से खास अपील की। शाह ने कहा, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी देश मिलकर भारत पर हमला करे तो भी वो सफल न हो। ऐसे सुरक्षा करने की जिम्मेदारी युवाओं की है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से 85 करोड़ से अधिक विकास कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अमित शाह ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराए। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 9 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पीएम ने भारत को 11वें से 5वें स्थान पर ला दिया है। इससे पहले अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में 6 करोड़ की जनसंख्या है और लगभग 1 करोड़ परिवार है। अगर हर घर में तिरंगा फहरे तो पूरा गुजरात और देश तिरंगामय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत की आजादी के दिन से गिनती करे तो भारत स्वतंत्रता प्राप्ति की 97वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, लेकिन 15 अगस्त 1948 से गिनती करे तो 76वें स्वतंत्रता दिवस पर आती है। तो फिर इस साल भारत 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है या 97वां। भारत हर साल 15 अगस्त का दिन राष्ट्रीय उत्सव मनाता है। इस दिन के लिए भारत के कई वीर सपूतों और वीरांगनाओं ने अपनी जान की बाजी लगाई थी और 200 साल से भी ज्यादा तक भारत पर राज करने वाले ब्रिटिश शासकों को घुटनों पर ला दिया था। लोगों में चर्चा है कि क्या इस दिन की गिनती 15 अगस्त 1947 से की जानी चाहिए, जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, या 1 साल बाद जब इससे पहली वर्षगांठ मनाई। आजादी के दिन से गिनती करे तो भारत स्वतंत्रता प्राप्ति की 97वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, लेकिन 15 अगस्त 1948 से गिनती करे तो 76वें स्वतंत्रता दिवस पर आती है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया। तो हमारी सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली के अनुसार यह भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस होगा। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें सरकार ने लाल किले पर कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहराने और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर की लव स्टोरी पर बनने वाली फिल्म में सीमा का रोल मॉडल फरहीन फलक को मिला है। कौन है मॉडल फरहीन फलक, जो कराची टू नोएडा फिल्म में निभाएंगी सीमा हैदर का रोल।
पाकिस्तान के कराची से भारत के नोएडा पहुंची सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी सुर्खियों में है। सीमा और सचिन की कहानी पर कराची टू नोएडा फिल्म बन रही है। इस फिल्म को जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस के अमित जानी बना रहे हैं। इसको लेकर नोएडा में ऑडिशन भी हो चुके हैं। फिल्म में सीमा हैदर के रोल के लिए कई कलाकारों ने ऑडिशन दिए। मॉडल और एक्टर फरहीन फलक को सीमा हैदर के रोल के लिए चुना गया है। सीमा का किरदार मॉडल और एक्टर फरहीन फलक को मिला है। फरहीन फलक जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी है। फरहीन ने इससे पहले रणबीर कपूर और अजय देवगन जैसे कलाकारों के साथ काम किया है। टाइगर जिंदा है फिल्म में फरहीन फलक ने एक पाकिस्तानी एंकर का किरदार निभाया था। फिल्म में सीमा हैदर का किरदार फरहीन फलक निभाएंगी, लेकिन सचिन का किरदार कौन निभाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है। फिल्म में सीमा हैदर के प्रेम में सब कुछ छोड़कर भारत आने की कहानी है। इतना ही थ्रिल, सस्पेंस और जासूसी एंगल का तड़का भी होगा। फिल्म में सीमा हैदर एक रॉ एजेंट के किरदार में दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट जी। अपने दमदार अभिनय से तरकीबन हर फिल्म में तालियां बटोरने वाली अभिनेत्री नुसरत भरूचा की नई फिल्म अकेली आने वाली है। किसकी कहानी पर यह फिल्म बताई गई है, आइए जानते हैं। अभिनेत्री नुसरत ने इस फिल्म अकेली में असल भारतीय लड़के की भूमिका निभाई है, जो युद्धग्रस्त इराक में नौकरी करने जाती है और वहां अकेली फंस जाती है। आईएएस की चुंगल में फंसने के बाद वहां से निकलने के लिए उसका संघर्ष ही फिल्म की असल कहानी है। फिल्म का निर्देशन प्रणय मेश्राम ने किया है और इसे प्रणय मेश्राम ने ही गुंजन सक्सेना के साथ मिलकर लिखा भी है। फिल्म अकेली एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। निर्देशक प्रणय मेश्राम कहते हैं, मैं किसी काम के सिलसिले में साल 2016 में दुबई गया हुआ था। वहां मेरी मुलाकात एक युवती से हुई। वह जॉब के लिए इराक गई थी और उनके साथ वहां क्या क्या हुआ, किस तरह से वह सभी बाधाओं के बावजूद जिंदा रहने के लिए संघर्ष करती रही और अपने देश वापस आई। यही फिल्म अकेली की कहानी है। प्रणय मेश्राम कहते हैं, मैंने इस विषय पर और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो अपने कार्यकाल में इराक से कई लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाई थी। उनमें कई लड़कियां भी शामिल थी। यह ऐसी कहानी है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मैंने सोचा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट जी। थाने के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 18 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 10 महिलाओं और 8 पुरुष शामिल है। मृतकों की उम्र 12 से लेकर 50 वर्ष के बीच है। एक ही दिन में 18 मरीजों की मौत, क्या थी वजह, किसने दिए कड़ी जांच के आदेश। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 18 मरीजों की मौत का मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक थाने के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 10 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल है, जिनमें से 6 थाने शहर से, 4 कल्याण से, 3 शाहपुर से, एक भिवंडी, उल्लासनगर और गोवंडी मुंबई में से है। वही एक मरीज किसी अन्य जगह से है और एक अज्ञात है। मृतकों की उम्र 12 से लेकर 50 वर्ष के बीच में है। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन ने कहा कि 500 की क्षमता वाले अस्पताल में एक ही दिन में 18 मौतें चिंता का विषय है। वही राकंपा नेता और क्षेत्र के विधायक जितेंद्र अवध ने कहा कि अस्पताल का प्रबंधन कुप्रबंधित है और उन्होंने प्रशासन से बहुत देर होने से पहले चीजों को ठीक करने को कहा। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि अगर ये प्राकृतिक मौतें हैं और आखिरी स्टेज पर आई है तो डॉक्टरों के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मरीज किसी भी अस्पताल में जा सकता है, लेकिन वह किस स्थिति में जाता है ये भी महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल में एक बार फिर स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी की हत्या, गुजरात दंगा, मुगल इतिहास समेत इन चीजों को पढ़ाया जाएगा जिन्हें एनसीईआरटी की किताबों से हटाया गया था। क्या है मामला, आइए जानते हैं। केरल में एक बार फिर स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी की हत्या, गुजरात दंगा, मुगल इतिहास समेत उन चीजों को पढ़ाया जाएगा जिन्हें एनसीईआरटी की किताबों से हटा गया था।
केरल सरकार फिर से किताबों में उन चैप्टर्स को जोड़ेगी और स्कूलों में ये किताबें बांटेगी। ओणम की छुट्टी पर फिर से क्लासेस शुरू होने पर यानी सितंबर में स्कूलों में छात्रों को ये सप्लीमेंट्री किताबें दे दी जाएगी। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि यह हमारे छात्रों पर है कि वे हमारे इतिहास, अर्थशास्त्र और विज्ञान को सही तरीके से सीखें। शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत नया पाठ्यक्रम जवाहरलाल नेहरू और मुगल सम्राटों महात्मा गांधी की हत्या, 2002 के गुजरात दंगों और अन्य सहित हटाए गए हिस्सों को वापस लाएगा। अर्थशास्त्र और विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से हटाए गए अंशों को भी फिर से जोड़ा जाएगा। पिनराई विजयन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि केरल के स्कूल हटाए गए सभी हिस्सों को पढ़ाएंगे। पाठ्यक्रम संचालन समिति ने कुछ महीने पहले एक बैठक की थी, जिसमें राज्य सरकार को NCERT द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के तरीके का सुझाव दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एशियन पेंट्स ने मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की है। पेंट के बिजनेस में यह टॉप कंपनियों में से एक है। किसने एशियन पेंट्स का भारत में बजाया डंका? एशियन पेंट्स ने मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की है। पेंट के बिजनेस में यह टॉप कंपनियों में से एक है। एशियन पेंट्स का कारोबार सिर्फ इंडिया तक ही नहीं फैला है, बल्कि इसका कारोबार 15 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। एशियन पेंट्स के CEO और MD अमित सिंघल है। उन्होंने एशियन पेंट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। इन्हें 1 अप्रैल 2020 को 3 साल की अवधि के लिए CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया था। एशियन पेंट्स में अमित सिंघल का कुल कंपनसेशन मौजूदा समय में 18.4 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 2024 की जून तिमाही में एशियन पेंट्स का नेट प्रॉफिट 52% बढ़कर 574.84 करोड़ रुपए हो गया है। पिछली तिमाही की तुलना में कंपनी ने मुनाफे में 24% की बढ़ोतरी दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार कुल आय पिछली तिमाही से 4.49% और पिछली तिमाही से 6.68% बढ़कर 9,182.31 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एशियन पेंट्स 34,489 करोड़ रुपए के समेकित कारोबार और लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजी के साथ दुनिया की शीर्ष 7 कंपनियों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के साथ डीपी बदलकर देश को क्या दिया संदेश? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर तिरंगा झंडा लगाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से कहा कि देश के साथ अपने रिश्ते और गहरा करने की दिशा में सहयोग करते हुए यह कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा, हर घर तिरंगा आंदोलन की भावना में चले, अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदले और देश के साथ अपने रिश्ते और मजबूत और गहरा करने की दिशा में अपना सहयोग देते हैं। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के फेसबुक और ट्विटर की डीपी बदल दी है और अब उनकी डीपी में तिरंगे झंडे की फोटो लगी है। इस बार स्वतंत्रता दिवस पर 1700 खास मेहमान लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीएम मोदी के संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित 1700 खास मेहमानों में जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अमृत सरोवर योजना और सेंट्रल विस्टा परियोजना जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़े लोग शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और अजित पवार की हुई सीक्रेट मीटिंग। बिजनेसमैन के बंगले पर 1 घंटे से ज्यादा चली बैठक। क्या हो सकती है ये बड़ी खबर? दो फाड़ हो चुकी एनसीपी को फिर से एकजुट करने की कवायद लगातार जारी है। इस क्रम में चाचा शरद पवार और भतीजे अजित के बीच पटी खाई को भरने के लिए एक बिजनेसमैन के बंगले पर एक सीक्रेट मीटिंग हुई। हालांकि घंटे से ज्यादा समय तक चली इस मीटिंग में क्या बात हुई और इसका उद्देश्य क्या था, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दरअसल पुणे के कोरेगांव पार्क क्षेत्र की लैंड नंबर 3 में बिजनेसमैन अतुल चोरिया के घर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की एक सीक्रेट मीटिंग हुई।
1 घंटे से ज्यादा समय तक चली इस मीटिंग के बाद सबसे पहले अतुल जोड़िया के बंगले से शरद पवार का काफिला बाहर निकला। वहीं बाद में करीब 1 घंटे के बाद अजित पवार भी यहां से चले गए। इस दौरान बाहर निकलते समय उनकी गाड़ी गेट से भी टकरा गई। अजित ने शरद पवार को अपना नेता बनने और बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए मनाने की कोशिश की थी। उनकी पहली मुलाकात एक बहुत ही परिचित घटना थी, जब वहां अपनी पत्नी सुनेत्रा और बेटे पार्थ के साथ शरद पवार के निवास सिल्वर ओक गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इंदौर के संयोगितागंज थाने में प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 459 के तहत केस दर्ज किया गया है। क्या है आरोप, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप को लगाने पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस ने 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इंदौर के संयोगितागंज थाने में प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 469 के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इसमें एक पत्र का हवाला दिया गया था। मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी थी। उनके आरोप को झूठा बताते हुए एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता से उनके आरोप का समर्थन करने के लिए सबूत मांगा और चेतावनी दी थी कि राज्य सरकार और भाजपा के सामने कार्यवाही के विकल्प खुले हैं। वहीं राज्य भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा ने आरोप लगाने के लिए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक फर्जी पत्र का हवाला देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लोकसभा में भाजपा सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ ने हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने को लेकर बयान दिया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने राजवर्धन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। क्या है मामला, आइए देखते हैं अंदर की बात में। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर किए गए दावों को लेकर काफी आलोचना हो रही है। राठौड़ ने संसद में दावा किया था कि सोनिया और राहुल 2008 बैडमिंटन ओलंपिक के दौरान भारतीय खिलाड़ियों से मिलने के बहाने आए थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। राठौड़ ने खुद भी बिगबांग में मौजूद होने का दावा किया है। मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर वहां पर था और हमें खबर लगी कि साहब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आपसे मिलने आ रहे हैं। ये हमसे मिलने वहां पर नहीं आए थे और ना ही कोई मुलाकात हुई, क्योंकि इनकी थालियां तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बिछा रखी थी। इनकी मुलाकात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हुई। ये रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। अगर कोई सैनिक ये कार्रवाई करे तो उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलता है। ये उस समय सरकार चला रहे थे। दे शुड बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। गद्दारी के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये चाइना के साथ इनके साथ हो रहा था। इसके जवाब में कांग्रेस नेता अजय माकन ने 2008 में सोनिया के भारतीय एथलीट से मुलाकात पर समाचार रिपोर्टिंग की क्लिपिंग पोस्ट करके कांग्रेस से राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही दर्ज करने का अनुरोध किया है। लोग सोशल मीडिया पर यह भी टिप्पणी कर रहे हैं कि राठौड़ एक खिलाड़ी है और उन्हें राजनेताओं की तरह झूठ बोलकर अपनी गरिमा खोने की जरूरत नहीं है। राठौड़ को विपक्ष पर हमला करने में भी खेल भावना दिखानी चाहिए। आपको बता दें कि 2008 में कांग्रेस ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर एक दूसरे के परामर्श करने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एमओयू पर तत्कालीन उपाध्यक्ष और पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य शी जिनपिंग और राहुल गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। यह एक पार्टी टू पार्टी समझौता ज्ञापन था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अंदर की बात में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
वेलकम बैक। सुपरस्टार रजनीकांत ने ऐसी धमाकेदार वापसी की है कि तमिल इंडस्ट्री के लिए फिर नए रिकॉर्ड बनने लगे हैं। उनकी फिल्म जेलर थिएटर्स में जमकर कमाई कर रही है। फिल्म ने क्या की रिकॉर्ड ब्रेक कमाई। रजनीकांत एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि उन्हें इंडियन सिनेमा में लेजेंड क्यों कहा जाता है। पिछले कुछ समय में थोड़े आउट ऑफ फॉर्म चल रहे रजनीकांत को अपना जलवा मेंटेन करने के लिए एक बड़ी हिट की तगड़ी जरूरत थी। 72 साल एक रजनीकांत की लेटेस्ट फिल्म जेलर गुरुवार को थिएटर्स में रिलीज हुई। पहले दिन की सॉलिड कमाई के बाद शुक्रवार को जेलर का कलेक्शन थोड़ा डाउन हुआ और फिल्म ने 25.75 करोड़ की कमाई की, लेकिन शनिवार फिल्म के लिए एक बड़ा जंप लेकर आया। रिलीज के तीसरे दिन रजनीकांत की फिल्म ने 34 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन किया है। 3 दिनों की कमाई से ही फिल्म ने इंडिया में 108 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। रजनीकांत ने अपने राज्य तमिलनाडु में जेलर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। पहले दिन सिर्फ इंडिया में ही जेलर फिल्म ने काफी कलेक्शन कर लिया और जेलर 3 दिन बाद बॉक्स ऑफिस पर कमाई का पहाड़ खड़ा करने लगी है। इंडिया में तो फिल्म की कमाई जोरदार हो रही है। विदेशों में भी रजनीकांत का भौकाल फिल्म को जबरदस्त कामयाबी दिला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर की लव स्टोरी पर बनने वाली फिल्म में सीमा का रोल मॉडल फरहीन फलक को मिला है। कौन है मॉडल फरहीन फलक, जो कराची टू नोएडा फिल्म में निभाएंगी सीमा हैदर का रोल। पाकिस्तान के कराची से भारत के नोएडा पहुंची सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी सुर्खियों में है। सीमा और सचिन की कहानी पर कराची टू नोएडा फिल्म बन रही है। इस फिल्म को जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस के अमित जानी बना रहे हैं। इसको लेकर नोएडा में ऑडिशन भी हो चुके हैं। फिल्म में सीमा हैदर के रोल के लिए कई कलाकारों ने ऑडिशन दिए। मॉडल और एक्टर फरहीन फलक को सीमा हैदर के रोल के लिए चुना गया है। सीमा का किरदार मॉडल और एक्टर फरहीन फलक को मिला है। फरहीन फलक जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी हैं। फरहीन ने इससे पहले रणबीर कपूर और अजय देवगन जैसे कलाकारों के साथ काम किया है। टाइगर जिंदा है फिल्म में फरहीन फलक ने एक पाकिस्तानी एंकर का किरदार निभाया था। फिल्म में सीमा हैदर का किरदार फरहीन फलक निभाएंगी, लेकिन सचिन का किरदार कौन निभाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है। फिल्म में सीमा हैदर के प्रेम में सब कुछ छोड़कर भारत आने की कहानी है। इतना ही थ्रिल, सस्पेंस और जासूसी एंगल का तड़का भी होगा। फिल्म में सीमा हैदर एक रॉ एजेंट के किरदार में दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अपने दमदार अभिनय से तरकीबन हर फिल्म में तालियां बटोरने वाली अभिनेत्री नुसरत भरूचा की नई फिल्म अकेली आने वाली है। किसकी कहानी पर यह फिल्म बताई गई है, आइए जानते हैं। अभिनेत्री नुसरत ने इस फिल्म अकेली में असल भारतीय लड़के की भूमिका निभाई है, जो युद्धग्रस्त इराक में नौकरी करने जाती है और वहां अकेली फंस जाती है। IAS की चुंगल में फंसने के बाद वहां से निकलने के लिए उसका संघर्ष ही फिल्म की असल कहानी है। फिल्म का निर्देशन प्रणय मेश्राम ने किया है और इसे प्रणय मेश्राम ने ही गुंजन सक्सेना के साथ मिलकर लिखा भी है। फिल्म अकेली एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। निर्देशक प्रणय मेश्राम कहते हैं, मैं किसी काम के सिलसिले में साल 2016 में दुबई गया हुआ था। वहां मेरी मुलाकात एक युवती से हुई। वह जॉब के लिए इराक गई थी और उनके साथ वहां क्या क्या हुआ, किस तरह से वह सभी बाधाओं के बावजूद जिंदा रहने के लिए संघर्ष करती रही और अपने देश वापस आई। यही फिल्म अकेली की कहानी है। प्रणय मेश्राम कहते हैं, मैंने इस विषय पर और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो अपने कार्यकाल में इराक से कई लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाई थी। उनमें कई लड़कियां भी शामिल थी। यह ऐसी कहानी है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मैंने सोचा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। थाने के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटों में 18 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें 10 महिलाओं और 8 पुरुष शामिल है। मृतकों की उम्र 12 से लेकर 50 वर्ष के बीच है। एक ही दिन में 18 मरीजों की मौत, क्या थी वजह, किसने दिए कड़ी जांच के आदेश।
महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटे के भीतर 18 मरीजों की मौत का मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक थाने के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 10 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल है, जिनमें से 6 थाने शहर से, 4 कल्याण से, 3 शाहपुर से, एक भिवंडी, उल्लासनगर और गोवंडी मुंबई में से है। वही एक मरीज किसी अन्य जगह से है और एक अज्ञात है। मृतकों की उम्र 12 से लेकर 50 वर्ष के बीच में है। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता गिरीश महाजन ने कहा कि 500 की क्षमता वाले अस्पताल में एक ही दिन में 18 मौतें चिंता का विषय है। वहीं राकंपा नेता और क्षेत्र के विधायक जितेंद्र अवध ने कहा कि अस्पताल का प्रबंधन कुप्रबंधित है और उन्होंने प्रशासन से बहुत देर होने से पहले चीजों को ठीक करने को कहा। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि अगर ये प्राकृतिक मौतें हैं और आखिरी स्टेज पर आई है तो डॉक्टरों के लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मरीज किसी भी अस्पताल में जा सकता है, लेकिन वह किस स्थिति में जाता है ये भी महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केरल में एक बार फिर स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी की हत्या, गुजरात दंगा, मुगल इतिहास समेत इन चीजों को पढ़ाया जाएगा जिन्हें NCERT की किताबों से हटाया गया था। क्या है मामला, आइए जानते हैं। केरल में एक बार फिर स्कूली बच्चों को महात्मा गांधी की हत्या, गुजरात दंगा, मुगल इतिहास समेत उन चीजों को पढ़ाया जाएगा जिन्हें NCERT की किताबों से हटा गया था। केरल सरकार फिर से किताबों में उन चैप्टर्स को जोड़ेगी और स्कूलों में ये किताबें बांटेगी। ओणम की छुट्टी पर फिर से क्लासेस शुरू होने पर यानी सितंबर में स्कूलों में छात्रों को ये सप्लीमेंट्री किताबें दे दी जाएगी। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि यह हमारे छात्रों पर है कि वे हमारे इतिहास, अर्थशास्त्र और विज्ञान को सही तरीके से सीखें। शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत नया पाठ्यक्रम जवाहरलाल नेहरू और मुगल सम्राटों महात्मा गांधी की हत्या, 2002 के गुजरात दंगों और अन्य सहित हटाए गए हिस्सों को वापस लाएगा। अर्थशास्त्र और विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से हटाए गए अंशों को भी फिर से जोड़ा जाएगा। पिनराई विजयन सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि केरल के स्कूल हटाए गए सभी हिस्सों को पढ़ाएंगे। पाठ्यक्रम संचालन समिति ने कुछ महीने पहले एक बैठक की थी जिसमें राज्य सरकार को NCERT द्वारा हटाए गए भागों को शामिल करने के तरीके का सुझाव दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। एशियन पेंट्स ने मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की है। पेंट के बिजनेस में यह टॉप कंपनियों में से एक है। किसने एशियन पेंट्स का भारत में बजाया डंका? एशियन पेंट्स ने मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की है। पेंट के बिजनेस में यह टॉप कंपनियों में से एक है। एशियन पेंट्स का कारोबार सिर्फ इंडिया तक ही नहीं फैला है, बल्कि इसका कारोबार 15 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। एशियन पेंट्स के CEO और MD अमित सिंघल है। उन्होंने एशियन पेंट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। इन्हें 1 अप्रैल 2020 को 3 साल की अवधि के लिए CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया था। एशियन पेंट्स में अमित सिंघल का कुल कंपनसेशन मौजूदा समय में 18.4 करोड़ रुपए है। गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 2024 की जून तिमाही में एशियन पेंट्स का नेट प्रॉफिट 52% बढ़कर 574.84 करोड़ रुपए हो गया है। पिछली तिमाही की तुलना में कंपनी ने मुनाफे में 24% की बढ़ोतरी दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार कुल आय पिछली तिमाही से 4.49% और पिछली तिमाही से 6.68% बढ़कर 9,182.31 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एशियन पेंट्स 34,489 करोड़ रुपए के समेकित कारोबार और लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए की बाजार पूंजी के साथ दुनिया के शीर्ष 7 कंपनियों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।